मैं शिव कुमार विश्वकर्मा आज पुनः फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी छात्रों को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम फिजिक्स को जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है, इसमें से जिस टॉपिक का हमारा पुनः काम है, जो आने वाले समय में, आने वाले फिजिक्स में जिनका यूज है, आज मैं वो चीज़ मैं आपको फिर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि जो मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी उसमें से बहुत छात्रों ने नोट भेजे, तो छात्र कहीं ना कहीं लिखने में बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। तो लिखने के लिए जो हम हेडिंग डलाते हैं या जो भाषा शुद्धि हो जाती है आपके द्वारा, तो उसको सही लिखने के लिए किताबों का आप सहारा ले लिया करें। किताब में कैसी हेडिंग पड़ी है, क्या दिया गया है, शुद्ध शब्द क्या है। कभी कभार आपको हम जो बोलते हैं वो आपको क्लियर समझ में नहीं आता है, तो उन शब्दों को किताबों में देख लिया करें, किताबों से पढ़ा करें। और ये भी देखा गया है कि मैंने ए नाम के पूरे छात्रों से कहा था कि जिनके नाम ऐसे पढ़ते हैं वो हर छात्र अपना लिखा हुआ फिजिक्स की कॉपी मेरे पास भेजें। तो केवल 3-4 छात्रों ने भेजा है, जिसमें से जो रजिस्टर बना है अरुण सिजवाहा का, वो अच्छा लिख रहा है, अच्छा उसने बनाया है। बकाया हर छात्र कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो किताबों का आप सहारा लें। और मैं दोबारा से जो टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं, मैं उन टॉपिकों को फिर दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे मैंने कल बताया था, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ये क्या है? तो अभिसारी का मतलब है जहां पर प्रकाश किरणें मिल रही हों एक बिंदु पर। देखिए फिर समझिए इस टॉपिक को। ये प्रकाश किरण है, सीधी चली, दूसरी ये भी हमारी प्रकाश किरण है, ये भी चल रही है, ये भी हमारी प्रकाश किरण है। चित्र भी आप बिल्कुल सही बनाएंगे, चित्रों में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने किरण का चिन्ह बताया था, किरण का चिन्ह जो होता है, आप सीधी लाइन खींचिए और बीच में तीर की नोक लगा दीजिए, ये किरण का चिन्ह हो जाता है। अगर आप कोई छात्र ऐसे कर रहा है तो ये तीर का निशान हो जाता है। तो हमें तीर का निशान नहीं बनाना है, हमें किरण का निशान बनाना है। तो किरण का निशान ऐसे बनता है। अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी किरणें चल रही हैं और एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो प्रकाश, इसकी परिभाषा में मैंने लिखवाया था कि प्रकाश किरणों का एक ही दिशा में चलने वाली बहुत सारी प्रकाश किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हों या एक बिंदु पर मिल रही हों, तो उन्हें अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और यदि प्रकाश किरणें आपको एक बिंदु से फैलती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे इस वाले चित्र में इस तरह से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये अपसारी प्रकाश किरण पुंज, इसका नाम होगा अपसारी प्रकाश किरण पुंज। यदि प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों, मिलती हुई प्रतीत हो रही हों, तो वो होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और यदि एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हों, तो वो होता है अपसारी। और यदि सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, जैसे कि ये सभी किरणें एक दूसरे के आप देख रहे हैं समांतर हैं, तो ये समांतर प्रकाश किरण पुंज हो जाता है। इसको आप गौर से समझिएगा और चित्र आप अपनी किताबों की सहायता से बनाइएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बोर्ड में बना रहे हैं, आपको क्लियर नहीं समझ में आता है, और जब आपको समझ में नहीं आता तो आप उसका उल्टा सीधा चित्र बना देते हैं, कोई उल्टा बना देता है, तो वो गलत हो जाता है। इस वजह से इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान देना है।
कि आपका चित्र गलत ना हो, भाषा कहीं गलत ना हो, जो हम लिख रहे हों वो हेडिंग कहीं पर गलत ना हो। इसके लिए किताबों की ज़रूर सहायता ले लिया करें। इसको पढ़ते वक्त किताब अपने सामने रखें और देखें कि किताबों में शुद्ध क्या लिखा है। हम यहाँ पर शुद्ध बोलते हैं लेकिन वो आपको समझ में नहीं आ पाता कभी कभार, तो आप गलती करते हैं। और इसके अलावा आपके पास एक रास्ता और है अच्छा शुद्ध रजिस्टर बनाने का, कि जो छात्र यहाँ पर पढ़े हैं जिनको हमने पिछले वर्ष में फिजिक्स पढ़ाई है, उनके पास फिजिक्स के रजिस्टर होंगे तो आप उनसे फिजिक्स के रजिस्टर प्राप्त कर लीजिएगा, पुराने छात्रों से ले लीजिएगा। उन रजिस्टरों को देख करके भी आप लिख सकते हैं। तो आप अभिसारी समझ गए होंगे, एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरणों का समूह जो एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हो तो उसे कहेंगे अभिसारी, और यदि एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हो तो इसे हम कहेंगे अपसारी। अब हम समझते हैं दर्पण। मैं केवल आज समझा रहा हूं, जब लिखना होगा मैं बोलूंगा कि अब आप लिखना शुरू करिए। समझिए, ये आपका कांच है। कांच की गुणवत्ता होती है कि उसमें आर पार दिखता है, उसमें प्रकाश इस तरफ से उस तरफ चला जाता है, तो ये क्या है? कांच है। और यदि हम इसके एक तल पर चांदी या पारे की कलाई करके इसके ऊपर लोहे का लाल ऑक्साइड पोत दें, जी हमने कलाई या पॉलिश कर दी या लोहे का लाल ऑक्साइड पीछे पोत दिया, और एक जो दूसरा तल इस ये वाला बचा इसको हमने चिकना चमकदार बना दिया, अर्थात परावर्तक बना दिया, तो वही कांच ये क्या बन गया? ये दर्पण बन गया। क्योंकि आप देख रहे हैं ये समतल है तो इसका नाम पड़ गया समतल दर्पण। दर्पण की परिभाषा फिर समझिएगा, यदि कांच के एक तल पर पारे या चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरे तल को चिकना चमकदार और परावर्तक बना दिया जाए तो इसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण हुआ। अब आप समझेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण जिसमें हल्की सी गोलाई हो, तो हमें गोली दर्पण समझना है। जैसे एक कोई कांच का गोला है, ये गोला है, अब हमने इसे काट दिया, इस तरह से इसे हमने काट दिया। देखो काट दिया तो इस तरह की आकृति बन गई। अगर हमने इसी को लिया और इसकी अंदर वाली सतह पर कलई या पॉलिश कर दी, जी हमने कलई और पॉलिश कर दी, किस सतह पर? धसी हुई सतह पर कलई और पॉलिश कर दी, और दूसरी इसकी उभरी हुई सतह को हमने क्या बना दिया? चिकना चमकदार और परावर्तक। तो इस दर्पण का नाम जो पड़ गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जी आपका क्या है? उत्तल दर्पण। और हम अब दूसरा वाला जो इस कटा हुआ भाग है, इसके यदि हम उभरी हुई सतह पर कलई और पॉलिश कर दें और धसी हुई सतह को क्या बना दें? चिकना चमकदार और परावर्तक, तो इसका नाम हो जाता है अवतल। अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कैसे बने हैं? एक गोले को काट करके बनाए गए हैं। तो ये उत्तल दर्पण हो गया और अवतल दर्पण हो गया, ये गोले को काट करके बनाए गए हैं, इसलिए ये दोनों गोली दर्पण हैं।
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोले को काट करके बनाए गए हैं, तो इनका नाम है गोली दर्पण। तो गोली दर्पण की जो परिभाषा बनती है वो क्या है? गोली दर्पण की, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। अब ये होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर कलई या पॉलिश कर दी जाती है तथा धसी हुई सतह को चिकना चमकदार परावर्तक बना दिया जाता, अवतल दर्पण कहलाता है। और वह दर्पण जिसकी धसी हुई सतह पर कलई या पॉलिश कर दी जाती है और उभरी हुई सतह को चिकना चमकदार और परावर्तक बना दिया जाता है, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। लेकिन ये दोनों अगर देखे जाए मिला करके तो ये गोली दर्पण है, क्योंकि गोले को काट करके बनाए गए। तो गोली दर्पण की परिभाषा फिर सुने, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं उन्हें गोली दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा आप देख रहे हैं, उभरी हुई सतह पर पॉलिश है और धसी हुई सतह को चिकना चमकदार बनाया गया है। और उत्तल दर्पण में क्या किया गया है? इसकी धसी हुई सतह पर पॉलिश की गई हो, उभरी हुई सतह को चिकना चमकदार बना दिया गया, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। अब एक चीज और समझिएगा, ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, ये किरणों को सिकोड़ने का काम करता है। अवतल दर्पण किरणों को सिकोड़ देता है। जैसे अवतल दर्पण पर कोई किरण आकर के पड़ती है तो ये किरणों को क्या करता है? सिकोड़ता है। देखो जैसे ये चित्र हो गया, अवतल दर्पण का चित्र बनाया और ये मुखक्ष हो गई। यहां से कोई किरण देखो ये आ गई, सीधे आई किरण, तो ये सिकुड़ करके यहां से जाने लगी और ये दूसरी किरण आई और ये सिकुड़ करके ये फैली नहीं बल्कि एक जगह को सिकुड़ गई। तो अवतल दर्पण किरणों को क्या करता है? सिकोड़ता है। और जब किरणें एक ही बिंदु पर सिकुड़ रही हो या मिल रही हो, अभी मैंने एक चित्र समझाया था आपको, जैसे किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो, ये किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो इनको हमने क्या कहा था? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। चूंकि किरणों को एक जगह सिकोड़ा किसने है? अवतल दर्पण ने। इसलिए अवतल दर्पण का जो दूसरा नाम पड़ा, क्या पड़ा? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण का दूसरा नाम भी आप जान लीजिए, अभिसारी दर्पण। ये मार्कर कम चल रहा। अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण जो होता है, देखिए जी हम उत्तल दर्पण बना रहे हैं। अब यहां से प्रकाश किरण आई, यहां टकराई, यहां से फिर परावर्तन के बाद लौट रही है, ऐसे लौट रही। यहां से कोई प्रकाश किरण ऐसे आई और ये प्रकाश किरण टकरा करके पुनः ऐसे लौट गई, मतलब फैल गई। आप देख रहे हैं फैली है। और जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, जब प्रकाश किरणें क्या हमें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको हम अपसारी कहते हैं। तो इसने किरणों को क्या किया? इस वाले दर्पण ने, उत्तल दर्पण ने किरणों को फैलाया, इसलिए उत्तल दर्पण का जो नाम दूसरा हो गया वो हो गया अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, जो दर्पण किरणों को फैला दे उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। और जो
दर्पण किरणों को सिकोड़े उसको हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। तो अवतल और उत्तल दर्पण के दोनों आप और भी जो अलग नाम है वो भी आप जान गए हैं। अब हम अलग चीज पुनः फिर समझें। वक्रता केंद्र समझिए आप लोग, वक्रता केंद्र। ये शुरू में इस तरह का एक गोला था, देखो आपने भी देखा था। ये शुरू क्या है, एक गोला है, देखो ऐसे गोला है, और इस गोले का केंद्र ये है। तो जो ये गोले का केंद्र है इसी का नाम है वक्रता केंद्र। क्या नाम है इस गोले का केंद्र का? वक्रता केंद्र। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले दर्पण का भी ये केंद्र है और इस वाले दर्पण का भी यही केंद्र है। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या बनेगी? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए जाते हैं, उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये दोनों दर्पण, मैं ये मिटा दूं इस तरह से, ये हमने मिटा दिया। तो आप देख रहे हैं ये जो दर्पण बने हैं इसका केंद्र कहाँ है? ये है। इस वाले का केंद्र ये है और इस वाले का केंद्र भी ये है। तो वक्रता केंद्र की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? गोली दर्पण। ये दोनों गोली दर्पण हैं, इनका नाम गोली दर्पण है लेकिन भाग अलग अलग हैं। तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए जाते हैं, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को। अब आप देख रहे हैं उत्तल दर्पण में ये क्या है, किस तरफ है वक्रता केंद्र? देखिए, ये इसका परावर्तक तल है और ये परावर्तक तल के दूसरी ओर है। वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण में किस तरफ होता है? परावर्तक तल के दूसरी ओर। और अवतल दर्पण आप देखें तो ये परावर्तक तल है और इसके ओर। तो इस वाले अवतल दर्पण में ये परावर्तक तल की ओर होता है और उत्तल दर्पण में ये परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। तो अब आप लिखेंगे, एक बार मैं फिर पुनः समझा रहा हूं, आपकी हर चीज जो दर्पण के भाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन भाग क्या कहलाता है। जैसे मैं ये वाला दर्पण बना दूं, इधर लो मैंने ये बनाया यहां, और इसकी मैंने अंदर की धसी हुई सतह पर कलैया पॉलिश कर दी और उभरी हुई सतह को क्या बना दिया? परावर्तक, चिकना, चमकदार, ये उभरी हुई सतह। और इसमें वक्रता केंद्र कहाँ बना? जे बना। तो वक्रता केंद्र कहाँ हो गया? वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र को काय से प्रदर्शित करते हैं? C से। तो ये C किस तरफ है? परावर्तक तल के दूसरी ओर है। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल के, इस वाले तल के, परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। और आप अवतल दर्पण अब लें, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, उभरी हुई सतह पर कलैया पॉलिश कर दीजिए आप और धसी हुई सतह को चिकना चमकदार बना दीजिए। तो ये वक्रता केंद्र किस तरफ हो गया? इसके लिए परावर्तक तल की ओर। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल की ओर होता है। अब चलिएगा, अब लिखिएगा नोट लिखें। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है तथा अवतल दर्पण में, किसमें? अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल की ओर होता है। ये आपने लिख लिया, वक्रता केंद्र हो गया। अब आप ध्रुव जानते ही हैं, जैसे हमने यहां कलैया पॉलिश कर दी
और इसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु लिया, तो ये क्या कहलाता है? ध्रुव। ये क्या कहलाता है? ध्रुव, पोल, मत ध्रुव अंग्रेजी में कहते हैं पोल। इसे ध्रुव को काय से प्रदर्शित करते हैं? पी से। और इसका वक्ता केंद्र ये रहा यहाँ। तो ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ये क्या कहलाएगी? मुख अक्ष। ये कहलाती है मुख अक्ष। ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण की मुख अक्ष कहलाती है। तो ये मुख अक्ष भी जान गए आप लोग। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन। अब नई चीज, अब यहां के बाद आपको समझना है पुनः अच्छे से और फिर लिखना है। इन सब चीजों का चूंकि अब उपयोग है तो मैंने ये चीजें पुनः आपको समझाई। वक्ता त्रिज्या आप जानते ही हो। ध्रुव से, इस ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्ता त्रिज्या को काय से प्रदर्शित करते हैं? आर से। और वक्ता केंद्र को सी से। अब हम समझेंगे परावर्तन। परावर्तन समझिएगा। ये एक हमने समतल कांच की प्लेट ली। मार्कर भी बहुत कम चल रहे हैं। एक कांच की हमने समतल प्लेट ली और इसके एक और हमने कलैया पॉलिश कर दी इस तरह से। और इसकी दूसरी सतह को चिकना और चमकदार बना दिया। अब कोई प्रकाश की किरण जैसे ये आए, प्रकाश की किरण आई, तो जब आपने पढ़ा है कि प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकदार सतह पर पड़ती है तो उस किरण का अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता। अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होगा? वापस लौट जाता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी चमकदार सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। देखो ये प्रकाश किरण आई और चिकनी चमकदार सतह पर पड़ी और वो उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो जो किरण आकर के चिकनी चमकदार सतह पर पड़ती है, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जो चिकनी चमकदार सतह पर आकर के टकराती है, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। चूंकि ये टकरा करके लौट गई, इस वजह से इस किरण का नाम है परावर्तित। ये परावर्तित किरण हो गई आपकी। और इस वाले तल से टकरा करके लौटी तो ये वाला जो तल है ये कहलाता है परावर्तक तल। जिस सतह से किरण टकरा करके लौट गई उस वाले तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। अब और ये यहां टकराई, यहां आकर के किरण पड़ी, इधर आपतित हुई, जो किरण चल करके आई उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। चूंकि यहां आपतित हुई तो इस बिंदु का नाम हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। जी आपको चित्र भी बनाना है
और इसमें लिखना भी है। लिखने के लिए मैं बताऊंगा आपको, पहले समझ लें। जे वाला जो बिंदु है, जे वाला आपतन बिंदु, और अब हमने आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाल दिया, लंब डाल दिया, अभिलंब डालिए इस तरह से, इसे हम कहते हैं अभिलंब। जे हमने डाला अभिलंब। जी अभिलंब। और ये जो अब आप देखते हैं आपतित किरण और अवलंब के बीच जो ये कोण बना, ये कोण बना, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किस, इस कोण का नाम क्या है? आपतन कोण। ध्यान रहे, इस कोण का नाम आप चाहें तो अपने रजिस्टर में नोट कर लें, आपतन कोण आई। आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं। ये किसके बीच बनता है? आपतित किरण और अवलंब के बीच। आपतित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। अब देखो, ये है आपकी कौन सी किरण? परावर्तित किरण। और ये क्या डला आपका? अवलंब। ये आपका डला अवलंब, तो आप ये अवलंब डला। और इस किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अवलंब के बीच, परावर्तित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। काय से? आर से। इस कोण का नाम है आपतन कोण। चाहें तो लिख लें आप लोग, आपतन कोण आई। और ये कोण कहलाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको परावर्तन कोण को आर से लिखना है। आपतन कोण किसके बीच बनता है? आपतित किरण और अवलंब के बीच बनता है। और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अवलंब के बीच बनता है। परावर्तन कोण हो गया। जी इस तरह से हो गए। और जो जी आपतन कोण और परावर्तन कोण जो बनते हैं, जी आपस में बराबर होते हैं। जी यहाँ खास बात होती है परावर्तन में। आपतन कोण और परावर्तन कोण जी आपस में दोनों कैसे होते हैं? बराबर। तो हमें समझना है परावर्तन। परावर्तन, रेफ्लेक्शन। आप, चूंकि मैं अंग्रेजी बताता भर हूँ, लिखता नहीं हूँ, तो आप किताबों से इनकी जो अंग्रेजी है, जैसे परावर्तन की अंग्रेजी होती है रेफ्लेक्शन, तो किताबों में दिया गया है, आप लिख लें और उसको याद भी कर लें। हमें समझना है परावर्तन। तो समझिए क्या है। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी चमकदार सतह पर पड़ती है, पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? ये आई किरण और यहाँ चिकनी चमकदार सतह पर पड़ती है, और फिर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में पुनः क्या हो गया? वापस। तो जो किरण आई और पड़ी आपतित किरण, और जो उसी माध्यम से टकरा करके लौट गई वो परावर्तित किरण हो गई। तो जब कोई आपतित किरण किसी चिकनी चमकदार सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर देखिए, जब कोई आपतित किरण, ये आपतित किरण है, जब कोई आपतित किरण किसी चिकनी चमकदार परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। आगे फिर समझेंगे। जो किरण चिकनी चमकदार सतह पर आकर के टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण उसी माध्यम में टकरा करके वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस तल पर किरण आकर के टकराती है उस सतह को परावर्तक तल कहते हैं, और जिस बिंदु पर
ये किरण आकर के टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। हाँ, अब आप लिखिएगा परावर्तन, हेडिंग डालने सभी छात्र और लिखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी, चमकदार और परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पूर्ण विराम, परिभाषा को इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें, लाइन चेंज करके लिखेंगे। जो किरण चिकनी चमकदार सतह पर आकर के टकराती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण चिकनी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। जिस तल से किरण टकराती है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपने इतना लिख लिया। अब आगे परावर्तन के नियम समझिए। हेडिंग डाल लें परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम लिखें। इसके निम्न दो नियम हैं। इसके निम्न दो नियम हैं। लिखने के पहले समझें। पहला नियम क्या बनेगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण जे वाला कोण और तथा जे वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो पहला नियम लिखें। नंबर 1 लिखें, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। I बराबर R। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। परावर्तन कोण R। अब दूसरा नियम फिर समझिएगा। देखो, आप देख रहे हैं ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये क्या है? अवलंब। ये तीनों चीजें आप देख रहे हैं एक ही तल में है कि नहीं है? एक ही तल में है। यहां तो नहीं है कोई नीचे, नहीं, नीचे होते तो तल बदल जाता। एक ही साइड में है तो हम क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब, ये आपतन बिंदु पर अवलंब डला है, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। अगर इनका तल बदल जाता, तल बदलने का मतलब है कि नीचे को होता तो वो गलत हो जाता। तो दूसरे नियम में लिखेंगे, नंबर 2 डाल लें, लिखें आपतित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों
एक ही तल में होते हैं। आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। चित्र जैसे मैंने बनाया है इसी तरह से बनना चाहिए। अब हम समझेंगे फोकस या मुख्य फोकस। फोकस या मुख्य फोकस। फोकस की अंग्रेजी फोकस सही है। फोकस और प्रिंसिपल फोकस। फोकस या मुख्य फोकस। अब आप समझिएगा फोकस को। जी हमने दर्पण बनाया। अब आप जान गए ये कौन सा दर्पण है। इसकी उभरी हुई सतह पर हमने कलैया पॉलिश कर दी और धसी हुई सतह को क्या कर दिया, चिकना और चमकदार बना दिया। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल। अवतल दर्पण। ये दर्पण कौन सा है, अवतल। अब ये है इसका ध्रुव। और ये जो है इसका वक्रता केंद्र हो गया C, ये ध्रुव हो गया P, ये मुख्य अक्ष है। अब प्रकाश किरण आ रही हैं, देखिए समझेंगे, गौर से समझेंगे, बड़ी खास परिभाषा है। देखो ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई। अगर आप ये निशान नहीं लगाएंगे, तीर की नोक का निशान नहीं लगाते हैं इसके बीच में, तो ये किरण नहीं मानी जाएगी, फिर तो ये सीधी रेखा भर मानी जाएगी। ये किरण आई और अवतल दर्पण की चिकनी चमकदार सतह से टकराई। तो जब आपने अभी पढ़ा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी चमकदार सतह से आकर के टकराती है तो उसका क्या हो जाता है, परावर्तन। देखो ये ऐसे परावर्तित हो गई, लौट गई उसी माध्यम में कि नहीं लौटी भाई, लौट गई। इसी तरह से कोई दूसरी प्रकाश किरण देखो ये है, ये आई और ये भी चिकनी चमकदार सतह से टकरा करके क्या हो गई, लौट गई। देखो ये लौट गई। ऐसे किस में लौटती हैं, अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है। किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, फैलाता नहीं है, ये किरणों को सिकोड़ता है। इसलिए इस वाले दर्पण का दूसरा नाम क्या है, याद करिए, अभी बताया था। किरणों को इसने सिकोड़ा, तो इस दर्पण का जो दूसरा नाम है वो है अभिसारी दर्पण। अभी याद आ गया, अभिसारी, इसलिए इसने किरणों को सिकोड़ा। अगर हम कहते हैं कोई दूसरी किरण भी ऐसे आती है, लो ये आई, तो ये भी यहां से टकरा करके और परावर्तित हो जाएगी, ये भी यहीं से ही जाएगी। इधर भी कोई किरण है, यहां आई तो टकरा करके पुनः ये वापस लौट गई। तो ये भी एक बिंदु पर केंद्रित हुई। तो ये कब केंद्रित हुई, पहले आई और चिकनी चमकदार सतह से टकराई, टकराने के बाद अर्थात परावर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित हुई। और टकराने के बाद ये जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, मिलती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस।
फोकस को हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं बेटा। ये क्या हो गया आपका फोकस, ये क्या हो गया फोकस। ये किरणें देखो मुख्य अक्ष जे है, आपकी मुख्य अक्ष जे है, दिख रही होगी, ये आपकी क्या है मुख्य अक्ष। और ये किरणें मुख्य अक्ष के कैसे हैं समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कब परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं फोकस। जी है फोकस, क्योंकि फोकस एक जगह केंद्रित होना, ध्यान केंद्रित होना। फोकस का मतलब क्या, कभी कभार हम अपनी जनरली भाषा में बोलते हैं इस बात को फोकस करिए, इस बात पर फोकस डालिए, मतलब उस पर ध्यान डालिए। तो ये किरणें एक जगह केंद्रित हो गई, तो इसका नाम क्या पड़ा फोकस। ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। फिर देखिए मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं फोकस। ये तो किसके लिए हो गया अवतल दर्पण, किसके लिए है बेटा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है अभी बताया मैंने, अभिसारी दर्पण। क्या नाम बताया अभिसारी दर्पण। और आप देख रहे हो अवतल दर्पण में किस फोकस किस तरफ है, इस पर भी गौर करिए। अवतल दर्पण में जो आपका फोकस है वो परावर्तक तल की ओर है। अवतल दर्पण में जो आपका फोकस आप दिख रहे किस तरफ दिख रहे बताओ, परावर्तक तल की ओर है। तो ध्यान रहे अवतल दर्पण में फोकस परावर्तक तल की ओर होता है। अब हम थोड़ी देर के लिए उत्तल दर्पण बना लें। तो उत्तल दर्पण देखो भाई कैसे बनता है, ये हमने ऐसे बनाया। अब हम इसकी धसी हुई सतह पर क्या कर दें, कलैया पॉलिश कर देते हैं और इसकी उभरी हुई सतह को क्या बना देते हैं, चिकना चमकदार और परावर्तक बना देते हैं। अब ये इसका ध्रुव हो गया और ये क्या हो गया भाई, वक्रता केंद्र जे हो गया आपका, वक्रता केंद्र जे हो गया सी। अब प्रकाश किरण देखिए इस पर आ रही है, ये प्रकाश किरण आई। तो बेटा जब प्रकाश किरण किसी चिकनी चमकदार सतह पर पड़ेगी तो क्या होगा, इसका परावर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन तो हो जाएगा तो ये किरण फैलेगी, परावर्तन के बाद की सिकुड़ेगी, एक जगह केंद्रित होगी। ये बताइए फैलेगी कि सिकुड़ेगी, अर्थात एक जगह केंद्रित होगी। क्या होगा, क्योंकि ये इस दर्पण का नाम है अपसारी दर्पण, इसलिए किरणों को क्या करता है, फैला देता है। देखो तो ये किरण यहां से ऐसे फैल गई, यहां को आई, यहां पर आपतित हुई और आपतित होने के बाद इसका परावर्तन हो जाता है और ये देखो उसी मार्ग में पुनः वापस लौट गई। चूंकि आपको मैंने प्रकाश का गुण बताया था पहले दिन कि प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती है, तो आप देखो यहां प्रकाश किरण सीधी रेखा में कहां गमन कर रही है, देखो ऐसे जा रही और फिर ऐसे जाने लगी। तो ये तो ऐसे ही तो बात हो नहीं सकती। ये वाली जो किरण है, ये वाली किरण, ये वाली देखिए गौर से आप, ये वाली किरण है, ये कैसे लग रही, जैसे इस तरफ से आ रही हो, इस तरफ से आ रही है, क्योंकि प्रकाश किरण सीधी गमन करती है। ये कैसे लग रही, जैसे इस तरफ से आ रही है। जी हम मुख अक्ष को और आगे तक बढ़ा दें, डॉट डॉट करते और आगे तक बढ़ा दें मुख अक्ष को। ये हमने आगे तक बढ़ा दिया और ये यहाँ आगे मतलब इस तरफ जब सी है तो इस तरफ भी सी हो जाएगा। तो ये वाली जो किरण लग रही है कहाँ से आती हुई लग रही है, जैसे यहाँ से आ रही हो, देखो इस तरफ को लौट रही इधर। इसी तरह से कोई प्रकाश किरण देखो ये यहाँ गई, यहाँ आपतित हुई, तो आपतन के बाद क्या हो गया, इसका परावर्तन। तो देखो ये इस दिशा में इसका परावर्तन हो गया।
आपतन के बाद इसका इस दिशा में क्या हो गया, परावर्तन। देखो ये परावर्तन हो गया, इस तरफ को जाने लगी, ऐसे आई और यहाँ टकराई, टकराने के बाद इसका चिकनी चमकदार सतह से, दर्पण की चिकनी चमकदार सतह से इसका परावर्तन हो गया और ये इस तरफ को जाने लगी। तो ये किरण कैसे लग रही, कहाँ से आ रही है, देखो जरा इसे आगे बढ़ाओ काल्पनिक रूप से, सोचिएगा। इधर आगे ऐसे लग रही जैसे ये किरण यहाँ से आ रही हो, यहाँ से आ रही हो। तो ये किरण कहाँ मिल रही हैं, मिल नहीं रही, बल्कि मिलती हुई कहाँ प्रतीत हो रही हैं। देखो इस तरफ तो इनको मिल नहीं पाना, क्योंकि यहाँ से जे इस तरफ को फैल गई और यहाँ से जे इस तरफ को फैल गई, तो मिलने का तो यहाँ तो सवाल नहीं है। तो हमने इनको काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाया, उसी की सीध में किरण जो परावर्तित हुई थी, परावर्तित किरण की सीध में हमने इनको पीछे की ओर बढ़ाया। तो हम देखते हैं कि ये ऐसे लग रही जैसे यहाँ से आ रही हो। तो किरण यहाँ मिल रही है कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिल रही होती तो ऐसी होती, और चूंकि हमने यहाँ कल्पना की है, विचारा है कि यहाँ से ऐसे लग रही जैसे यहाँ से आ रही, तो ये सोचा है, तो ये हमारी कल्पना है। तो यहाँ मिल रही है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल तो यहाँ रही हैं, मिलती हुई यहाँ प्रतीत हो रही हैं। यहाँ बेटा प्रतीत हो रही हैं, हकीकत में नहीं मिल रही हैं। देखो यहाँ इनको तो मिलना नहीं है, तो हमने इनको पीछे की ओर कल्पना की, अपने मन में ऐसा विचार किया कि ये वाली किरण ऐसे लग रही जैसे इस दिशा से आ रही हो। देखो ये वाली किरण इस दिशा से आ रही हो और ये वाली किरण इस दिशा से आ रही हो। तो हमने देखा, तो ऐसे हमने विचार किया कि यहाँ, तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिलती हुई ये क्या हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं आपको। और जहां किरण मिलती हैं, केंद्रित होती हैं, उस वाले बिंदु का नाम क्या है, फोकस, एफ। फोकस है कि नहीं। अब आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि फोकस इसमें कहां किस ओर है, परावर्तक तल के दूसरी ओर है। देखो भाई फोकस, इसमें फोकस किस ओर था, इसमें फोकस परावर्तक तल की ओर था, और इसमें फोकस किस तरफ है, परावर्तक तल के दूसरी ओर है। मतलब उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण या दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हैं, अपसारी। अपसारी क्यों है अपसारी, क्योंकि ये किरणें फैला रहा है, अपसारी दर्पण। तो इसमें किरणें मिलती हैं किसमें, अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो संयुक्त रूप से जो परिभाषा फोकस की बनेगी, ये क्या होगी, ये क्या होगी। उसके पहले आप ये सोच सकते हैं कि सर ने यहाँ दो दो किरण डाल दी हैं, यहाँ एक ही किरण ऐसे डाली है। अरे भाई आप चाहें तो 2 या 3 डाल लें, 4 डाल लें, जितनी किरण आप डाल सकते हैं उतनी डाल लें, लेकिन ज्यादा किरण डालूंगा तो चित्र जो है साफ सुथरा समझ में नहीं आएगा। इस वजह से मैंने एक ही दो किरणें डाल करके समझाया। आप जितनी किरण चाहें उतनी डाल सकते हैं। जिन्हें कि सर ने 2 बनाई तो हम भी 2 बनाए, या सर ने 1 बनाई तो हम भी 1। आप जितना साफ सुथरा इस चित्र को ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखाई दीजिए, जितनी चाहें उतनी आप किरण डाल लें। थोड़ा चित्र समझ में नहीं फिर आता कैसे क्या है ऐसे। तो देखो इसमें भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, इसमें भी परावर्तन हो रहा है, इसमें भी परावर्तन हो रहा है किरणों का। तो परिभाषा क्या बनेगी, पहले परिभाषा समझिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम फोकस कहते हैं। जिस बिंदु परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, कब, परावर्तन के पश्चात, शर्त है परावर्तन के पश्चात। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम फोकस कहते हैं।
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण विराम, पूरी परिभाषा इनवर्टेड कॉमा में बंद कर लें, लाइन चेंज करके लिखें। अवतल दर्पण में फोकस परावर्तक तल की ओर होता है। उत्तल दर्पण में फोकस परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। आपने लिख लिया होगा और मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। अब हमें ने फोकस समझ लिया, अब हमें समझनी है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकस दूरी को बच्चा लोग अपन लोग स्मॉल एफ से, ऐसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से ऐसे। तो फोकस दूरी की परिभाषा क्या बनेगी पहले तो समझ लें, बाद में लिखें। दर्पण के ध्रुव से, और ये वाला बिंदु का क्या नाम है? फोकस है कि नहीं? इस वाले बिंदु का नाम फोकस, ये फोकस हो गया। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हेडिंग डालें फोकस दूरी। अब आपको लिखना है फोकस दूरी में लिखिएगा दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से यहां से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आप समझेंगे फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल क्या है? समझे, मैं अलग से समझा रहा हूं जी। हम दर्पण बना लें थोड़ी देर के लिए। ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव हो गया, हम इसे P से लिखते हैं। ये वक्रता केंद्र C हो गया, और ये आपकी कोई प्रकाश किरण है, इधर आकर के टकराई तो यहाँ से वापस जे हो गई। और यहाँ एक दूसरी प्रकाश किरण है जी, यहाँ से आकर के यहाँ आपतित हुई और फिर परावर्तन के पश्चात फिर इसी बिंदु से लौट गई। तो यहाँ किरणें मिली तो इस वाले बिंदु का नाम क्या हो गया? आप जानते हैं, फोकस। और फोकस से कोई रेखा होकर के जाए और वो रेखा कैसी हो? मुख्य अक्ष के लंबवत। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तो ये हुई, ये देखो मुख्य अक्ष के लंबवत है बिल्कुल। मुख्य अक्ष जे है, देखो मुख्य अक्ष जे है, जानते हैं आप। और ये फोकस के क्या है? मुख्य अक्ष के ये क्या है? लंबवत। तो फोकस तल की परिभाषा जो बनेगी, फोकस से होकर जाने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो उसे हम फोकस तल कहते हैं। फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। लिख लिया? ना लिखा हो तो फिर से मैं रिवीजन करता हूं। फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। आपने फोकस दूरी समझी, फोकस तल भी समझा, फोकस। और
फोकस की परिभाषा में ये दोनों चित्र बनेंगे आपके, आप ये दोनों चित्र बना लीजिएगा। बस आज के दिन इतना ही। कल के दिन हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और संभव है कि कल से हम लोग एक पीरियड आपका और चालू करा रहे हैं मैथ का, तो आप लोग मैथ की किताब भी बिल्कुल तैयार रख लें। और पहला जो चैप्टर आपका होगा त्रिकोणमिति से हम लोग चालू करेंगे आपकी मैथ को। त्रिकोणमिति कल पढ़ाई जाएगी आपको, और फिजिक्स आपका चला ही रही है कंटिन्यू, तो ये तो कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन कल से आपको एक नया पीरियड मैथ का और पढ़ने के लिए मिलने लगेगा। और एक चीज़ और सुने, कल वो लड़के जिनके नाम VCDEF से पढ़ते हैं, मतलब B से F तक के नाम, B से लेकर F तक जिन लड़कों के नाम पढ़ते हैं वो लिखी हुई फिजिक्स की फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, ताकि हम चेक करें कि कितने लड़कों ने लिखा है और कितनी अशुद्धियां आप कर रहे हैं, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, हम उसी हिसाब से गौर करेंगे। चलिए नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, धन्यवाद।